आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार का ये जो अफसरनामा है ये लखनऊ से है और उत्तर प्रदेश कार्य के एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हमारे साथ हैं। और अब तक अगर मैं बात करूं उनके काम की तो करीब करीब 9 जगहों पर वो डीएम की जिम्मेदारी निभा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। और जो उनका वर्तमान दायित्व है वो आवास आयुक्त हैं और सेक्रेटरी हैं आवास और जो नगरीय नियोजन डिपार्टमेंट है, जो जिसको आप शहरी प्लानिंग कह लीजिए, आप टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जैसा जो आज की दृष्टि से आज के समय का एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, वो उसको देख रहे हैं। इसके पहले वो जल निगम में रहे और जहां भी वो रहे उनके बारे में एक बात ये कही जाती है कि फाइल्स के साथ साथ मैदानी स्तर पर योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, इस पर वो निगाह रखना बहुत पसंद करते हैं और ये उनके काम का हिस्सा है। और बहुत सरलता से वो ऐसा नहीं कि बहुत एक इस तरह से सामने आए कि बहुत सारी चीजें कहने में विश्वास करते रहें, वो काम पर उनका विश्वास ज्यादा है और वो कोशिश करते हैं कि एक जहां भी रहें सरकार का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है और जनता के प्रति एक पब्लिक सर्वेंट के नाते जो उनका दायित्व है वो उसको पूरी डिग्निटी से और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करें। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं 2004 बैच के सीनियर आईएएस ऑफिसर, जैसा मैंने आपको बताया कि आवास आयुक्त और उत्तर प्रदेश के शहरी नियोजन विभाग के सेक्रेटरी हैं बलकार सिंह जी मेरे साथ हैं, जो कई एम्बिशियस प्रोजेक्ट लेके आगे बढ़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत करता हूं आपका। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार जी। सर आज बहुत इम्पोर्टेंट विषय ये है कि शहरों पर दबाव बढ़ रहा है, खासतौर से जो हमारे ऐसे शहर हैं जो महानगरों में शामिल हो गए हैं। लखनऊ की मैं बात करूंगा, चंडीगढ़ की बात करूंगा, इंदौर की मैं बात करूंगा, भोपाल भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, पटना है, जयपुर है। और इन शहरों पे जो दबाव बढ़ रहा है वो इनका चरित्र बदल रहा है कई तरह से। तो एक अफोर्डेबल हाउसिंग और उसी के साथ एक ऐसा कन्वर्जेंस आसपास के शहरों से कि जो जहां है उसको वहां मिल जाए अच्छी चीजें, और इन्हीं के साथ रोजगार का एक लिंकेज भी कहीं ना कहीं डेवलप हो। मैं सुन रहा हूं कि आपने काफी लखनऊ के लिए इस तरह की प्लानिंग्स की हैं, तो सबसे पहले आपके जीवन पर भी कुछ बातें करूंगा, लेकिन पहले ये समझना चाहूंगा कि ये महत्वपूर्ण दायित्व किस तरह की विजन संकल्पना से आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो शहरों का विकास है और उसके हिसाब से लोगों की जरूरत है हर तरह से रहने के लिए, व्यवसाय के लिए, तो इसी क्रम में क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में शहरों में जो शासकीय संस्थाएं हैं उनके द्वारा, क्योंकि लैंड एक्विजिशन के जो 1114 में नया जो एक्ट आया उसके पश्चात एकदम 2 गुना 4 गुना जो रेट बढ़ा, तो सभी शासकीय संस्थाओं को ये लगा कि जमीनें बहुत महंगी हैं और उस टाइम वो महंगी थी भी, तो सब ने अपने हाथ थोड़े से पीछे किए कि हम लोग इसको कैसे करेंगे, इतने रेट पे भी हम जमीन खरीद रहे हैं तो लोगों को किस रेट पे देंगे। तो उसी कड़ी में जब बातें आई कि उत्तर प्रदेश में जैसे आप पूरा एक्सप्रेस वेज का, हाईवेज का, नेशनल हाईवेज का पूरा एक जंजाल है, कहीं भी आप देखिए उत्तर प्रदेश के हर कोने में, मतलब जैसे इसको बोलते हैं कि एक हाईवेज का, एक्सप्रेस वेज का प्रदेश भी बोलते हैं उत्तर प्रदेश को। तो उसी कड़ी में जब तो माननीय मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए कि आप लोग इसको ऐसा करिए कि जहां जहां हमारे एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं तो उनमें जो लैंड अवेलेबल है आप उनको लीजिए। फिर क्या है कि जैसे बड़े बड़े शहरों के साथ साथ जो छोटे प्राधिकरण हैं या जहां प्राधिकरण नहीं भी है वहां पर आवास विकास परिषद भी जमीन पूरे प्रदेश में कहीं भी ले सकता है। तो एक नीति आई माननीय मुख्यमंत्री शहरी विस्तार और विकास योजना, जिसके अंतर्गत लैंड एक्विजिशन का जो भी कॉस्ट है या लैंड परचेज का जो भी कॉस्ट है तो 50% धनराशि राज्य सरकार उनको एक तरह से सीड कैपिटल के रूप में देगी जी, और वो आप 30 साल बाद उसको धीरे धीरे लौटा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो इनिशियल कॉस्ट है और जिन प्राधिकरणों के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, छोटे छोटे प्राधिकरण भी, जैसे आप देखते हैं चित्रकूट विशेष क्षेत्र प्राधिकरण हुआ या फिर आपका हापुड़ विकास प्राधिकरण हुआ, मेरठ, मुरादाबाद, इन तरह के प्राधिकरणों ने भी, बरेली ने, इन प्राधिकरणों ने भी अपनी अपनी योजनाएं इस योजना के अंतर्गत जो है जमीन को एक्वायर किया और उसमें 3000 करोड़ का बजट प्रत्येक वर्ष रहता है और 5 साल तक उसमें रखने का प्राविधान है। और
आवास विकास परिषद ने भी छोटे शहरों की हम बात करते हैं तो मऊ में किया, प्रतापगढ़ में किया, गाजीपुर में किया, और बड़े शहरों में प्रयागराज में एक योजना हम लेकर के आए हैं, झांसी में लेकर के आए हैं, लखनऊ में हमारी 2 योजनाएं हैं, बल्कि 3 हैं, एक तो आने ही वाली है, और कानपुर में भी है जो बिल्कुल आपका रायबरेली रोड पे एयरपोर्ट से बहुत पास है। वहां पर हम लोगों ने 260 एकड़ लैंड जो बिल्कुल डेवलप्ड है, जिसके चारों तरफ लोग रह भी रहे हैं मल्टी स्टोरीज में, तो उसको हमने किया है। तो उसमें जैसे IT के लिए, AI के लिए प्लॉट्स विकसित किए हैं, और उसको हमने एक रेजिडेंशियल रेट पे लेकर के आए हैं ताकि इन्वेस्टर्स उसमें आए। तो उसमें हमको उम्मीद है कि जल्दी कोई इन्वेस्टर आकर के यहाँ IT का और AI का कार्य शुरू करेगा। उसके साथ साथ व्यवसाय की यदि हम बात करते हैं तो मंडोला बिहार में हम लोगों ने MSME सेक्टर के लिए भी प्लॉट्स निकाले हुए हैं अभी, जिनका विज्ञापन चला हुआ है। तो अभी जो भी हम लोग योजनाएं बना रहे हैं उसमें सबसे पहले आवास, उसके साथ साथ अच्छे स्कूल, बड़े स्कूल, और कम से कम 5 एकड़ के हों, ताकि सबसे पहले यदि स्कूल हैं तो लोग तभी वहां पर आवासित होने का वो करते हैं। एक अच्छे हॉस्पिटल हो, और अच्छे हॉस्पिटल के साथ साथ होटल, और जो आपके मैरिज लोन वगैरह के लिए भी सुविधाएं हैं, और बाकी जो लोगों के लिए कॉमर्शियल और व्यावसायिक जो चीजें करने के लिए है, वो इंस्टीट्यूशनल जो चीजें हैं वो भी हम लोग दे रहे हैं। जी, ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात की कि एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप की एक जो हम बात करते हैं, जब तक वो नहीं होगी तब तक व्यक्ति वहां रुकना पसंद नहीं करता। एक जो गुणवत्ता को लेकर मन में संदेह आता है जब भी बात सरकारीकरण की होती है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये बात हमेशा उठती है, ऐसा एक परसेप्शन सा समाज में डेवलप हुआ है कि नहीं साहब सरकारी है, पता नहीं कैसा होगा और कितनी गुणवत्ता अच्छी होगी। मैंने सुना है कि आप काफी इस पर फोकस करते हैं कि गुणवत्ता बहुत अच्छी हो, और इसी के साथ सरकारी अमला जो है उसको मोटिवेट करना, क्योंकि आज आप एक्ट-पार हैं, निजी क्षेत्र से सीधे कंपटीशन ले रहे हैं, तो आपको उस प्रतिस्पर्धा में खड़े होना है और अपनी वर्किंग स्टाइल भी पूरी तरह बदलनी है। इस पर कितना और किस तरह से फोकस करके आप आगे बढ़े? ये बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से एक हमेशा से चैलेंज रहा है। जी। और खास तौर पे जब पहले प्राइवेट सेक्टर इतना विकसित नहीं था तो शासकीय संस्थाएं ही उसमें एक सप्लाई करती थी, हाउसिंग के बारे में और भी कोई जो डेवलपमेंट की इस तरह की चीजें थी। तो सबको ऐसे ही था कि ठीक है हम जो दे रहे हैं और कौन दे रहा है। बट जो चैलेंज हम लोगों को आया, जैसे एक लैंड रेट का हमने बताया आपको चैलेंज आया, पहले तो बहुत सस्ते रेट पे आप एक्वायर कर लेते थे, अब किसानों को वाजिब रेट भी दिया जाता है। नए एक्ट में काफी प्राविधान है, और माननीय न्यायालयों का भी इसमें काफी एक रुख रहता है कि भाई फार्मर्स को आप दीजिए, कहीं यदि उनको लगता है कि कम रेट है तो उसमें बढ़ाने के प्राविधान है। माननीय मुख्यमंत्री के भी खुद ये निर्देश रहते हैं कि आप लोग किसानों को बिल्कुल वाजिब दाम दीजिए। तो एक तो हम लोगों को प्राइस से भी चैलेंज आया है, दूसरा जो क्वालिटी पे बात है तो क्वालिटी में पीछे कई जगह दिक्कत भी रही है। जैसे काफी फ्लैट्स पहले बने उतने अच्छे कई जगह नहीं बने, या कई जगह अच्छे होने के बाद भी एक पब्लिक में जो परसेप्शन एक सरकारी के प्रति एक रहता है वो भी एक फैक्टर है। तो उन सब चीजों को देखते हुए इन चीजों पे बहुत ज्यादा भी जोर दिया गया है। हमारे पास बिल्कुल एक क्वालिटी कंट्रोल सेल है जिसमें हम लोग एक निर्धारित समय पर उसके सैंपल लेते हैं, जो भी हमारे काम चल रहे हैं वहां पर जाकर के नियमित रूप से निरीक्षण होता है, और जहां पर यदि कमी पाई जाती है तो हम कार्रवाई भी करते हैं। उसके साथ साथ जहां पर अब रेरा भी जैसे पिक्चर में है, एक टाइम की डिलीवरी का है, यदि डिलीवरी टाइम पे नहीं करते हैं तो उसमें जितना प्राइवेट लोगों पे पेनल्टी के प्राविधान है वही हम लोगों पे भी है। तो हमारे लिए एक लीगल कंपल्सन भी है, और ये संस्था के लिए भी समझ में आया है कि हम लोगों को इसमें प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन तो देना ही है, उसके साथ साथ हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशंस भी है। और बाकी जो नई चीजें आ रही हैं कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इट इज ए इवॉल्विंग सेक्टर, और हमारे लोग जैसे कोई भी कहीं पर एग्जीबिशन है उसको विजिट करते हैं, कई बार विदेश यात्राओं में भी, क्योंकि कई जगह देशों में बड़े अच्छे वो हैं डेवलपमेंट्स हैं, तो लोग एक बार जाके देखते हैं तो उनके मन में भी आता है कि हमको भी अच्छा बनाना चाहिए, और वो हेल्प करता है कहीं ना कहीं। और ये सब चीजें हैं, और काफी इसमें मतलब इम्फेसिस है कि हम लोग क्वालिटी पे आए और हमारा इम्प्रूवमेंट भी आ रहा। जैसे कि
हम पूरे मानक जो विभागों के रहते हैं, एक मानक है कि इतना आपको ग्रीन देना है, इतना आपको चौड़ा सड़क देना है, और सब जो एक क्वालिटी का अर्थक्वेक प्रूफ आपको बनाना है, वो सब चीजें हैं। बट कहीं न कहीं जाकर के एक लास्ट जो टाइम होता है, जो फिनिशिंग का कार्य है, जो अल्टीमेटली लोगों को दूर से दिखता है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा पीछे रहते हैं। अभी भी हमको उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपने बड़ी ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पहले मानेंगे तब उसे परिवर्तित करने की तरफ आप बढ़ पाएंगे। ये भी मैंने एक लीडिंग उद्योग जगत से जुड़े एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम किसी भी शहर में निवेश करने जाते हैं तो हम पहले देखते हैं कि ये ब्रांडिंग के स्कूल्स हैं वहां, फिर हम ये देखते हैं कि क्लब्स किस स्तर के हैं, और उन्होंने ये भी कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इन्वेस्टमेंट की मांग नहीं कर सकते आप, उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे आपको अट्रैक्ट करना होगा। आकर्षित करने के लिए लखनऊ, आपके पास जो विभाग है वो इस मायने में महत्वपूर्ण है कि अब लखनऊ एक ऐसा अट्रैक्शन पॉइंट है जो उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, नेबरिंग मध्य प्रदेश के लिए है, नेबरिंग और जो स्टेट्स हैं, यहां अयोध्या है, यहां प्रयागराज है, यहां लखनऊ है, और देश का पावर कैपिटल पॉलिटिक्स के लिहाज से तो है ही। तो लोग आना चाहते हैं, वो अच्छी सुविधाएं भी चाहते हैं, महाराष्ट्र का उद्योगपति या महाराष्ट्र का व्यक्ति भी चाहेगा। तो इस तरह के ऑप्शंस भी आप दे रहे हैं, एक आईटी हब भी बने, एक कन्वर्जेंस का भी एक मॉडल बने जो वेल कनेक्टेड हो, जो आधुनिक राजधानियां हैं हमारी, चाहे मुंबई की बात करें, हैदराबाद की बात करें, पुणे की बात करें, बेंगलुरु की बात करें। अभी जैसे लखनऊ में कनेक्टिविटी का देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक शहर से, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी है, रेल से भी है, और जो आकर्षण है लखनऊ का वो आपने बखूबी बताया। तो उसी की कड़ी में जो हम लोग नई रिक्वायरमेंट को देखते हुए स्टेट कैपिटल रीजन बनाना, प्लस आवास विकास परिषद की दो क्या इंदिरा नगर भी हम आवास विकास परिषद का है, विकास नगर भी है। नए में यदि देखते हैं तो अवध विहार है जो बिल्कुल आपका वाराणसी के आसपास है जी, उस पर भी आऊंगा मैं। हाँ जी। और वृंदावन है, इसके पश्चात एक सौमित्र विहार अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, 200 हेक्टेयर की स्कीम है, और दो बड़ी योजनाएं जो हमारी 2,000 एकड़ के आसपास वहीं नहर के पास है, एलडीए भी लेके आ रहा है। तो उसके साथ जो बताया कि काफी प्रदेश के लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अयोध्या की जैसे आपने बात करी, तो अयोध्या में हमारी 1700 एकड़ की एक टाउनशिप है जो बिल्कुल आपका बाईपास है, जो लखनऊ से गोरखपुर जाता है। तो अयोध्या में जो बाईपास है उसके दोनों तरफ वो है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, सरयू जी के किनारे पे है, और राम मंदिर से मात्र वो 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है, और एयरपोर्ट से 4-5 किलोमीटर। तो उसको हम लोग 2-3 साल से उसमें लगे हैं। हमारे पास 70-80% लैंड कब्जे में आ गई है, और हम लोगों ने वहाँ जो विकास कार्य है, रोड का है, सीवर का है, और इलेक्ट्रिसिटी का है, पानी का है, वो बड़ा तेज गति से चल रहा है। और जिसमें हम लोगों ने अभी तक होटल्स के लिए, मठ और आश्रम के लिए, और लोगों को प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, और अभी होटल्स के कुछ बड़े पहले बेच दिए हैं। अभी हम लोगों ने जो बजट के होटल हैं, जैसे 1000 मीटर में, 2000 मीटर में, ऐसा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो वो चीज हमने वहाँ पर अभी तक 1500 करोड़ के आसपास का उसमें बिक्री कर दिया है। और इतना ही लगभग हमारा वहाँ खर्चा भी लैंड एक्विजिशन में और डेवलपमेंट चार्जेज में आया है, और वहाँ उसको बड़ा तेजी से हम लोग विकसित कर रहे हैं कि ताकि जो सरयू जी के किनारे वहाँ बड़े बड़े होटल, और सामने एक अच्छा व्यू भी रहे, एक इंटरनेशनल स्तर का एक कन्वेंशन जहाँ पर लोग, क्योंकि वहाँ इस तरह के फंक्शन, शादी से संबंधित इस तरह के जो एक कॉरपोरेट जगत भी इस तरह के वीकेंड्स पे आकर के अपनी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कर सकता है। ये सर बड़ी अच्छी बात है कि आप एक नई टाउनशिप हर जगह डेवलप करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पुराना अपने पुराने स्वरूप में सुरक्षित रहे और नया डेवलप हो। और जहां क्रिकेट स्टेडियम हो, प्रयागराज के लिए इतने क्रिकेट लवर्स हैं, लेकिन कहाँ जाएं वो देखने के लिए मैच, वो पुराने प्रयागराज में आप कर नहीं सकते, इतनी लैंड एक्विजिशन है। ये जितनी आप लैंड ले रहे हैं, मैंने ये भी सुना कि आपने काफी उसके एक्विजिशन और बाद में उसको जो ऑक्शन किया, उसमें काफी रेवेन्यू भी आपने जनरेट किया है।
तो ये किस तरह से प्रोसेस आगे बढ़ी है? अब लैंड का जैसे कि क्योंकि नया जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसमें 2 गुना और 4 गुना देने का जो रेट है उससे काफी जगह किसान सहमत होते हैं कि ये काफी अच्छा एक अट्रैक्टिव रेट उनके लिए रहता है। और इसलिए लैंड का जो मैं जैसे अयोध्या में बताया कि हमको 70-80% जमीन मिल चुकी है। दूसरा, हम लैंड लेने के लिए आपसी समझौते का भी है, एक रेट कलेक्टर तय करता है तो उस पे लोग रजिस्ट्री भी करते हैं। तीसरा, एक लैंड पूलिंग हम लोगों का एक बहुत अच्छा एक टूल है जो स्टेट गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है। और लैंड पूलिंग के अंतर्गत हम उसको लैंड का मुआवजा ना देते हुए 25% उसकी भूमि का हम उसको डेवलप्ड रेजिडेंशियल प्लॉट देते हैं। तो जैसे हमारा सौमित्र विहार हम जो बता रहे हैं, ये पूरी 95% लैंड इसमें लोगों ने लैंड पूलिंग के माध्यम से दी है। और उसका हमको फायदा ये है कि हमको एकदम शुरू में पैसा नहीं देना पड़ता, बिकॉज हम एक लैंड लेते हैं, सिर्फ डेवलपमेंट का काम है, रोड है, सड़क है, बिजली पानी जो हम करेंगे उसका पैसा लगेगा और हम उसको सस्ते रेट के लिए बाकी लोगों को निकाल सकते हैं, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो लोगों को एक अफोर्डेबल, एक प्राइवेट जो सेक्टर में एक रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, कई जगह जमीन की भी बहुत धोखाधड़ी है, कई बार दे देते हैं, नहीं डिलीवर कर पाते हैं, तो उस तरह की चीजों से बच जाते हैं। और जो किसान को जो एक लाभ है वो ये है कि कंपनसेशन चाहे हम 2 गुना 4 गुना भी दे रहे हैं, लेकिन जो लैंड का रेट है, मान लिया हम 30-35 हजार रुपये मीटर ही कहीं लखनऊ में निकाल रहे हैं, तो उस रेट के हिसाब से 25% जमीन को वो बेचता है, तो उसके कंपनसेशन से वो बहुत ज्यादा है। किसान जमीन बेचता है और बहुत अच्छे पैसे आप दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की नीति, जो आपका संबंधित कानून है, वो सब किसान के हित में झुका हुआ है। लेकिन किसान अपनी इमीडिएट नीड और कई बार इस प्रलोभन में भी आ जाता है कि जमीन के दाम अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि किसानी एक चैलेंजेबल टास्क है। क्या ऐसा भी कोई प्लान आगे उत्तर प्रदेश सरकार, आपके चीफ मिनिस्टर साहब का है कि आप उसे कुछ छोटा सा इक्विटी पार्टनर बनाए इसमें? क्योंकि जमीन चली गई, सब कुछ चला गया, अब पैसा तो खर्च ही होता है, लिक्विडिटी वो उसके पास रह नहीं जाता, और फिर वो ये दुखी होता रहता है कि कभी मेरी जमीन थी यहाँ चली गई, पैसे तो बहुत अच्छे मिले लेकिन बच्ची की शादी में खर्च हो गए, पढ़ाने में खर्च हो गए। ये सही आपने बात उठाई। इसमें जो पार्टनरशिप वाली बात है, नंबर 1 तो जो लैंड पूलिंग है हमारी, क्योंकि उसको हम 25% लैंड डेवलप देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही बिकम्स पार्टनर। क्योंकि उसको मान लिया कि 2000 मीटर ही उसको एरिया है और 25% में उसको मिलेगा 500 मीटर का, तो 500 मीटर में 250 मीटर का मान लिया उसको 2 प्लॉट मिल लिए 250 के, तो एक में वो रह सकता है, एक में वो बाद में कभी भी बेच सकता है, उसका है। तो ही कैन गेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट कि कैसे बन रहा है, और वो उसके अंदर रहेगा पूरी उम्र। दूसरा ये भी है कि इस चीज को प्रमोट करने के लिए हम लोग ऐसी सिस्टम पे विचार कर रहे हैं कि उसको कुछ पैसा हम शुरू में एज पर हिज नीड्स दे के उसको अकाउंटिंग में रखें, कि ताकि बाद में इसको जो भी लैंड देंगे तो उसमें एडजस्ट करें, कि ताकि उसको एक मिडिल मैन के पास ना जाना पड़े। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ 10% जो लैंड है उसको हम वहाँ के जो किसान हैं, जो भी हम पंजीकरण खोलते हैं उसमें उनका रिजर्वेशन है, तो ऑटोमेटिकली काफी लोग उसमें आते हैं। और इसमें कई जगह जैसे किसान भी अपनी मांगे रखते हैं, तो कई जगह इस तरह से बोर्ड ने बहुत फैसले लिए हैं कि आप जो वहाँ के किसानों का जमीन गया है तो उसी रेट पे उनको बिना पंजीकरण के आवंटित कर दें, क्योंकि उसमें किसी का लॉस नहीं है, क्योंकि हम पंजीकरण में भी उसी रेट पे किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं, तो पहला हक उस आदमी का होना चाहिए जिसकी वहाँ जमीन गई है। तो इस तरह की चीजों में माननीय मुख्यमंत्री के भी निर्देश हैं और परिषद भी इस तरह से कार्रवाई कर रहा है कि इनका और जो सहभागिता, रादर देन बिकमिंग ए मतलब पर्सन हु हैज गिवन द लैंड, एक पार्टनर के तौर पे किसानों को लेने के लिए आगे हम लोगों की और भी योजनाएं आएंगी। बहुत अच्छी बात। मैं आपके जीवन की बात करूं तो मैडम भी एक सीनियर अधिकारी हैं, दिल्ली में हैं, और बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है जब दोनों एक बहुत हैक्टिक शेड्यूल में हो, बहुत व्यस्त सेवा में हो। तो क्या कहेंगे आप यंगर जनरेशन से, हालांकि आप भी अभी युवा ही हैं,
लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि क्या कहेंगे उस जनरेशन से जो मैंने कई बार देखा है कि कोप अप नहीं कर पाते। वो पति पत्नी दोनों महत्वपूर्ण दायित्व पर हैं। वो अखिल भारतीय सेवा भी हो सकती है, वो आईटी प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, बैंकर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो कोप अप नहीं कर पाते। फिर कन्फ्रंटेशन आते हैं, ईगो क्लैशिंग्स होती हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हस्बैंड वाइफ चाहे जिस भी सेवा में हो या कोई भी, दोनों मान लीजिए चाहे आईटी में ही दोनों लोग प्राइवेट में ही काम कर रहे हो, बहुत एक चैलेंजिंग है। लेकिन ये थोड़ा खुद का चॉइस भी रहता है, उसका एक फायदा भी है। थोड़ा ये भी है कि आप खासतौर पे गवर्नमेंट जॉब्स में आप इकट्ठा पोस्टिंग का काफी चांसेस कम हो जाता है, तो वो एक चीज है। लेकिन ये है कि दोनों आपका काम कर रहे हैं तो आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। और बट एक बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस कि भाई आप ऐसे नहीं है कि हो सकता है आपकी पोस्टिंग, जैसे मैं अपना ही कहूँ तो काफी टाइम तक हम अलग अलग स्थानों पे हमारी पोस्टिंग रही है, तो एक दिस इज बिग चैलेंज। और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ उतना समय नहीं दे पाते दोनों लोग जो जितना दिया जाना चाहिए। बट खासतौर पे बाकी जो सर्विसेज को हम देखते हैं कि चाहे सेंट्रल सर्विसेज हो, उसमें थोड़ा इतना दिक्कत नहीं है, पोस्टिंग तो एक जगह पे रहता है। तो इसमें संयम तो सबको बरतना ही चाहिए। और जो एक बिल्कुल एक पुरानी जो एक मानसिकता सभी लोगों की रहती है, खासतौर पे जो मेल इसमें है, वो सोचते हैं कि भाई ये बच्चों का काम तो महिलाओं का ही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तब का दौर था जब उनका जॉब नहीं था। अब क्योंकि ये पूरा देश का ही एक मकसद ये है कि भाई जो आप आधी आबादी को आप ऐसे नहीं सोच सकते कि वो घर के काम के लिए रहेंगी। वो शिक्षा में आगे हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, सब हैं, तो इनको बिल्कुल इक्वली आएंगी तभी हमारा देश विकसित होगा। और उसके लिए फिर हम लोगों को, जब वो लोग अपनी जॉब के साथ घर का काम देख सकती हैं, तो हम लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलते हुए जॉब के साथ घर के काम में हाथ बटाना चाहिए और वो समझना चाहिए। कई बार ये भी है कि उतना हो सकता है कि ना आप कर पाए, लेकिन एक इतना एक एप्रिसिएशन तो हो कि वो एक्चुअली कितना कर रहा है। मैं देखता हूं कि वो पीढ़ी जो 40+ है, वो उसने अपने को बहुत मैनेज किया। मैं नहीं कहता आज का युवा मैनेज नहीं कर रहा है जो 18 से 30 साल का है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के इतने मीडियम है। और दूसरा, वो सेल्फ पिटी या सेल्फ क्रिटिसिज्म में भी इतना चला जाता है। शायद पैकेज सिस्टम का दबाव है पेरेंट्स की तरफ से, क्योंकि हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत खर्च कर रहे हैं और हम रिवॉर्डिंग होते ही हैं, चाहते ही हैं कि लौटाओ हमको, इतना खर्च किया, 50 लाख का लोन लिया। क्या कहेंगे आप, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, पेरेंटिंग कैसी हो और यूथ क्या सोचे? ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम लोगों का जो एज ग्रुप है, थोड़ा हम लोगों ने दोनों चीजों को देखा। हाँ। और थोड़ा एडवांटेज ये रहा कि उस टाइम ये चीजें हम लोगों को उपलब्ध नहीं थी। हाँ। तो जो भी हमको जाना है, मतलब जैसे आपने होमवर्क किया तो उसके पश्चात कहीं खेलने ही जाएंगे। स्कूल में भी काफी इन चीजों पे जोर रहता था कि आप, खास तौर पे मैं क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो वहां पर खेल कूद का स्कूलों में एक स्पेशल पीरियड और सब रहा है। तो इवन आज बहुत बिजी होते हुए भी तो थोड़ा उस एक लाइफस्टाइल का ये रहता है कि कम से कम आपकी फिजिकल एक्टिविटी कुछ न कुछ रहे। तो इतना बिजी होने के बाद भी समय निकाल लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता, अदरवाइज आप नहीं करते। तो अपने लिए कि अदरवाइज आप हेल्दी नहीं रहेंगे तो कैसे काम करेंगे। तो वो हम लोगों को बहुत एडवांटेज है। लेकिन जैसे जैसे अब हम लोगों ने तो बहुत बाद में मोबाइल देखा, लेकिन आजकल हमारे बच्चे हैं तो वो मतलब एक तरह से पेरेंट्स कई बार खेलने के लिए मोबाइल इससे खेल लो, जस्ट टू मैनेज द सिचुएशन। तो उसका थोड़ा असर भी आ रहा है बहुत ज्यादा। अभी आजकल थोड़ा सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वो बहुत होशियार है हम लोगों से, टेक्निकली दे आर वेरी साउंड एंड एवरीथिंग इज देयर, बट कहीं न कहीं इस चीज में जो फिजिकल और बाहर जाने के लिए खेल कूद की चीजें, आउटडोर एक्टिविटीज की तरफ यदि पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बच्चे अपने आप मोटिवेटेड नहीं होते। तो इस चीज में हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे भी है कि उनके डिस्ट्रैक्शन का, जैसे स्क्रीन टाइम आजकल सब पेरेंट्स मॉनिटर करते हैं, तो स्कूल में भी इस पे काफी एम्फेसिस आ रहा है कि भाई थोड़ा इसको करिए। बट इस चीज को हमको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि एक लॉन्ग रन में कि जो फिजिकल आउटडोर एक्टिविटीज का जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। और जो स्क्रीन, चाहे आप स्कूल में भी देखते हैं तो काफी
ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं, होमवर्क्स भी, जैसे हम लोगों ने बहुत बाद में कुछ इस तरह के होमवर्क्स किए जो खुद ऐसे आपको कंप्यूटर पे बैठ के करने हैं, लेकिन आजकल तो क्लासेस भी ऑनलाइन काफ़ी होती हैं। और कोचिंग का, जैसे कई बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो काफ़ी कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन हैं। तो स्क्रीन का इवन हमारे भी उसमें देखें ऑफिशियल वर्क में व्हाट्सएप और ये सब कुछ करके तमाम चीजें, तमाम बाकी जैसे कि आपका स्टाफ है, हेल्पिंग स्टाफ है, उनको कई बार नहीं पता होता कि कोई मीटिंग है। पहले वाले सिस्टम से हम लोगों का भी कंपल्सन है जॉब का कि वो बोलते हैं कि भाई आपके व्हाट्सएप पे आ गया, देखना है आपको। तो हम लोगों का भी बहुत ज्यादा हो गया है टेक्निकल इंटरवेंशन, बट नई जनरेशन की एक्सेप्टेबिलिटी भी अच्छी है, उनकी पकड़ भी इसमें अच्छी है। तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा उसके साथ साथ आउटडोर और एक स्क्रीन टाइम को हम कम करें तो वो सबके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा हरियाणा को भी ध्यान में रखिए, जहां से सर आते हैं। हरियाणा के व्यक्ति का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा तगड़ा होता है। वो दुख में भी हंस लेता है, खुशी में तो हंसता ही है, लेकिन परेशान नहीं होता। और इसीलिए आप, और स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी होता है, जो सर ने कही बात, बहुत बलकार जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। आप खेलोगे तो नेगेटिविटी से हटोगे। आज हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी, माफ कीजिएगा, डिजिटल हो गई है। आप हर चीज चमकती हुई मशीनों में देखते हैं, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे आप अपनी और फिजिकल एक्टिविटी हो। इसने आपकी हंसी को छीन लिया। सेरोटोनिन तो यहां है ना सर, वो तो दौड़ने से बढ़ेगा, वो तो फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ेगा, और हंसी छूट गई है। आप कपिल शर्मा का शो देख के हंसते हैं तो माफ कीजिएगा, आपने वो किसी का जनरेट किया हुआ हास्य देखकर आप हंसे हैं। आपके भीतर कोई लतीफा पल रहा है तो बोलिए ना किसी से। तो यहां भी मैं देखता हूं सर, हरियाणा को मैं बड़ा एडमायर करता हूं इस बात में कि वो वहां का व्यक्ति बहुत हास्य विनोदी होता है, हर चीज में कुछ ना कुछ ढूंढ के हंसता है। वो टू द पॉइंट बात बोलने, टू द पॉइंट बात कहता है बिल्कुल, क्योंकि हाजिर जवाबी अच्छा है। हाजिर जवाबी बड़ी तगड़ी है सर। क्योंकि मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं जो बॉक्सिंग में रहे, कुछ अच्छे मित्र हैं। अभी मैंने रणदीप हुड्डा साहब से बात हुई, जो एक्टर हैं हमारे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। बोले हरियाणा का बंदा जो है ना, मेरी और ताऊ मेरी पूछ फड़ लेगा, क्या कर लेगा। तो ये जो चीजें हैं, हाँ जी, बहुत शुक्रिया करूंगा सर, बड़ा डाइवर्सिफाइड रहा आपसे बात करना। बहुत शुभकामनाएं आपकी आगे की जर्नी के लिए सर, थैंक यू। तो ये थे 2004 बैच के उत्तर प्रदेश काडर के सीनियर IAS ऑफिसर, जो आवास आयुक्त और शहरी नियोजन विभाग के सेक्रेटरी हैं। अगली बार एक और अफसर के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।